वेलकम टू टेट वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है, तीन तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो पहले तीन तार के हैं आपके पास, तो ये एक पहला तार हो गया, ठीक है, और दूसरा तार हो गया और तीसरा तार हो गया। ये तीन तार हैं आपके पास जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका 1 ओम है, R1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 ओम है तो इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 3 ओम है, इसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इसका फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/R इजकल टू 1/R1 हो जाएगा। तीन प्रतिरोध हैं तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे प्लस 1/R3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे R1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 है, और R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और R3 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना आएगा, 6 आएगा, और ये कितना यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 2 6, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, और प्लस 3 2 6 यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 1/R इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 6 3 9 9 2 11 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि R की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 6/11 हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, ये 6/11 जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, 6/11 ओम जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा को एल्कोहल में शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है पौष्टिरीकरण है, दूसरा जीवाणुनाशन है, तीसरा समांगीकरण है, तो चौथा आपके पास किण्वन है। तो किण्वन के नाम से जानी जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन बोला जाता है, फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या है कि हम इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, तो देख लेते हैं हम रिएक्शन लिख करके। देखिए रिएक्शन यहाँ पे है आपके पास C12H22 एंड O11। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे। और ये रिएक्शन जो है इन्वर्टेज एंजाइम किसके प्रेजेंस में होती है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में होती है। और ये इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, C6H12O6 और प्लस C6H12 एंड O6 बनेगा। ठीक है, एक तो आपका बन जाएगा फ्रक्टोज, एक बन जाएगा फ्रक्टोज, तो एक क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को ले लेंगे, और ग्लूकोज ग्लूकोज ये हो गया C6H12O6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या कर देंगे, फर्मेंटेशन करा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, फर्मेंटेशन करा देंगे। तो फर्मेंटेशन कराएंगे तो देखिए ये क्या बनता है, C2H5OH बनेगा, और प्लस CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। अब रिएक्शन को आपको बैलेंस कर लेना है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 कार्बन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10 एंड 2 ये हो जाएगा 12 हो जाएंगे, 12 हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तुम्हारे पास 6 है, तो 2 दूना 4 हो गए, और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी 6 हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। तो ये आपका इथाइल एल्कोहल है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन बोला जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। तो यहाँ पे प्रतिजैविक को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक डैश के उपचार में प्रभावी है, इन्फ्लुएंजा में, हेपेटाइटिस में, डेंगू में, या फिर हैजा में। ठीक है, तो हैजा में क्या है, हैजा के उपचार में प्रभावी होती है। ठीक है, प्रतिजैविक जो है वो हैजा के उपचार में प्रभावी होती है। तो अब देख लेते हैं हैजा क्या है। हैजा जो है एक संक्रामक रोग होता है। कैसा रोग है ये, संक्रामक, ये संक्रामक रोग है। और ये होता किससे है, ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है, वायरस से नहीं होता है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम होता है, विब्रियो कॉलेरी नाम होता है। ठीक है, तो ये नाम हो गया बैक्टीरिया का, विब्रियो कॉलेरी। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा जो है इन्फ्लुएंजा के बारे में, हेपेटाइटिस और डेंगू के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों ही इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और डेंगू बुखार जो है, फीवर जो है, ये सभी के सभी कौन से वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। कौन सी हैं, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। अब देखिए क्या है कि इन्फ्लुएंजा के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इन्फ्लुएंजा जो है ये आर्थो मिक्सोवायरिडी नामक वायरस से होता है। किससे होता है, आर्थो मिक्सो मिक्सोवायरिडी
आर्थोमिक्सोवायरिडी नामक जो है वायरस से ये डिजीज़ आपकी फैलती है, ठीक है। और ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, ये लंग्स पे अटैक करता है, थ्रोट पे अटैक करता है, और जो है हमारा क्या है कि ये इम्यून सिस्टम को हमारे कमज़ोर कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, वीक इम्यून सिस्टम कर देता है, वीक इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। करीब करीब 10 मिलियन, अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 मिलियन जो है केस जो है हमारे इंडिया में पर ईयर आते हैं, केस पर ईयर इंडिया में, सिर्फ इंडिया में आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 10 मिलियन के करीब आते हैं, केस आते हैं किसके, इन्फ्लुएंजा के। अब हम बात कर लें थोड़ी सी हेपेटाइटिस ए के बारे में हम बात कर लें। तो हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए हिपैटो वायरस नामक एक आरएनए वायरस होता है। क्या नाम होता है, हिपैटो वायरस जो है एक आरएनए वायरस होता है। कैसा वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। और ये भी क्या करता है, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो इसकी वैक्सीन लगती है। क्या लगाई जाती है, इसकी वैक्सीन लगती है। और ये स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, स्प्रेड कैसे, ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम डेंगू की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डेंगू में क्या है, डेंगू में बहुत, ये भी एक क्या है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चले, ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो से ये जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के, काफ़ी हाई फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जाता है और हेडेक होने लगता है, और यहाँ पे थकावट महसूस होने लगती है, टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नौजिया हो जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है, कौन सा प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट का भी हम फुल फॉर्म बताते हैं आपको क्या होता है, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है, कौन सा है, पॉलिएस्टर होता है। अब देखिए पेट का हम क्या करते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलीन टेरिप्थैलेट, ये होता है फुल फॉर्म इसका, पॉलीइथाइलीन टेरिप्थैलेट इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए क्या है कि ये जो पॉलिएस्टर है, ये पेट जो है ये बनता कैसे है, चलिए वो भी हम आपको बता ही देते हैं। तो पॉलिएस्टर जो है, तो इसमें क्या करते हैं हम, टेरिप्थैलिक एसिड लेते हैं, टेरिप्थैलिक एसिड, या फिर हम ले सकते हैं डाईमिथाइल टेरिप्थैलेट भी ले सकते हैं। और इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ में कराते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में कराते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये पेट का फॉर्मेशन करता है, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमने पॉलिएस्टर के बारे में आपको बता दिया है। अब उसके बाद फिर थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, पॉलीएमाइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉलीएमाइड क्या होता है, तो पॉलीएमाइड जो है, पॉलीएमाइड के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल आपके पास जो है, जैसे नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, और नाइलॉन 610 हो गया। उसके बाद फिर नाइलॉन आता है 5 आता है, ठीक है। तो ये इतने इसके टाइप होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 610, नाइलॉन 5 होता है, ठीक है। अगर हम नाइलॉन 6 की बात करें तो नाइलॉन 6 कैसे बनता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, नाइलॉन 6 जो है वो आपका एडिपिक एसिड हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एडिपिक एसिड लेते हैं, और प्लस यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन करा करके ये आपको क्या मिलता है, नाइलॉन 6 हमें मिल जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी हमने पॉलीमाइड देख लिया। रेयॉन के बारे में अगर हम बात करें तो रेयॉन देखिए क्या होता है कि ये भी आपका क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। इसको हम रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको हम, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। अब देखिए, रेयॉन जो है पहला जो है ये फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर था, सेमी सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है, फाइबर है। और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये सेल्लोज पल्प से, सेल्लोज वुड पल्प
सेलुलोज वुड पल्प से ये प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसमें आपने ऑप्शन देख लिया कौन सा सही था, हमारा पॉलिएस्टर आपका ऑप्शन सही था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन यानी कि सा वाला सही हो जाएगा, आयरन और कैल्शियम की। ठीक है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए आयरन यानी कि Fe, आयरन एंड कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन इसमें जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊष्मा जो है हमेशा चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन दी चलिए अब हम देख लेते हैं चालक का प्रतिरोध क्या होता है। चालक का प्रतिरोध के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चालक का प्रतिरोध जो है, तो ये आपका होता है R = L/A, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये R जो है वो तो आपका प्रतिरोध हो गया। रो क्या होता है? रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और यहाँ पे L क्या है? L जो है ये तुम्हारी क्या होती है? चालक की लंबाई होती है। क्या होती है? ये चालक की लंबाई होती है। और A जो है ये क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल का जो बना होता है उसको हम एक कोशिकी बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक जो वर्ड आया है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यू मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सत्य। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उपस्थित होता है, इसी वजह से। और कैरियोट मीन्स क्या होता है? कैरियोट मीन्स होता है सेल। ठीक है, यानी कि सेल में जो है वो न्यूक्लियस उपस्थित होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन, इसमें चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक कोशिकी और यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके पास अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एग्जांपल्स होते हैं एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हो गए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है ये क्या है? ये बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। फाइटोक्रोम या बीज के बढ़ने और विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्नायु बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। और जबकि हड्डी को पेशी से जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कंडरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है, किसमें होता है? ये जो है राइजोफोरम में पाया जाता है। ये असल में क्या होता है? ये जो प्लांट होता है, इस तरह से कुछ ये प्लांट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो पेड़ में ही, यानी कि फल में लगे ही क्या हो जाते हैं? अंकुरण कर जाते हैं। ठीक है, असल में होता क्या है कि यहाँ पे ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है मैंग्रोव प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? मैंग्रोव प्लांट होता है। कहाँ पे पाया जाता है? लवड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? लवड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए, लवड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी वजह से क्या होते हैं कि ये जो बीज होते हैं, बीजों का जो अंकुरण है वो क्या है कि फल के अंदर ही हो जाता है, पेड़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि
नीचे क्या होता है कि काफ़ी ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा लवड़ी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर बीज गिरेगा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या है कि इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसी वजह से जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, फल में ही यहाँ पे इसका अंकुरण हो जाता है। तो इस प्रकार के पौधे को हम क्या बोलते हैं, राइज़ोफोरा बोला जाता है। यानी कि राइज़ोफोरा ये प्लांट में पाया जाता है। इसको हम जराइज यानी कि विविपैरस भी बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं विविपैरस एंड ओविपैरस क्या होता है। तो देखिए विविपैरस एंड ओविपैरस यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ओविपैरस हो गया, ओविपेरस। तो ओविपेरस में क्या होता है कि ये नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई नो, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है, नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बट विविपेरस में क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ये एग रखता है, ले एग्स, और ये क्या करता है, ये बॉर्न करता है यंग, ये लिव यंग को रखता है, लिव यंग को बॉर्न करता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है ओविपेरस एंड विविपेरस में। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो इसका क्या नाम होता है। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी, हिपैरिन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑक्सी डाइफ्लोराइड हो जाएगा, या फिर डाइफ्लोरीन ऑक्साइड भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइफ्लोराइड। तो इसमें देख लेते हैं कैसे ये +2 ऑक्सीजन का आया है ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं x है, और प्लस यहाँ पे 2 आपके पास फ्लोरीन है, और इसका चार्ज कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। ठीक है, अब हम बात करें अगर ये जो सोडियम के ऑक्साइड्स दिए गए हैं, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। चलिए इसका नाम देख लेते हैं हम, NaO2 का नाम देख लेते हैं, सोडियम सुपर ऑक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सुपर ऑक्साइड। एन Na, ये NaO3 ना होकर के ये क्या होगा आपके पास, NaO2 एंड O2 होगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम पर ऑक्साइड। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, सर्वाधिक क्वथनांक। अगला क्वेश्चन हमारा है 13, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक यहाँ पे यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के होता है। किसके ऊपर होता है, सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, एन पेंटेन। क्योंकि एन पेंटेन में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। कैसे, चलिए वो हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे लिख करके CH3 और CH2 एंड CH3। तो देखिए क्या है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है पेंटेन का। तो यहाँ पे सरफेस एरिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से इसका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बाकी आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन में क्या है कि सरफेस एरिया कम मिलता है, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल जो रबर है उसका मोनोमर क्या है। तो नेचुरल रबर का मोनोमर जो है वो जो है कौन है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोप्रीन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। तो माना m द्रव्यमान का एक कण है, तो द्रव्यमान तो आपका दिया गया है, कण है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। तो अब देखिए कण की जो चाल है, तो चाल क्या होगी, v होगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा 12mv²। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए संवेग p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए समीकरण एक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण एक में m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण एक जो हमारे पास दी गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम,
समीकरण एक में ऊपर और नीचे जो है m से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और m इंटू m अपॉन m, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब देखिए ये इतना आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आगे इस तरह से, हाफ एम वी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में P इजकल टू वी नो दैट, हमें हमें मालूम है कि P इजकल टू क्या है कि mv होता है समीकरण 2 में। तो अब देखिए क्या करें, ये वैल्यू जो है mv की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका k इजकल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 और p स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन mp दिया है p स्क्वायर, उसके बाद फिर m दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन में आपके पास p स्क्वायर अपॉन m दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नहीं, तीसरा क्यों सही होगा भाई, तीसरा नहीं सही होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो ये सही होगा, डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।